बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की वीडियो लेक्चर सीरीज के सिलसिले में आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए जा रहे हैं वो है फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। पिछले लेक्चर्स में स्टूडेंट्स हमने बाइस्कोर नॉर्मल फॉर्म पे बात की, उससे पहले हमने थर्ड, सेकंड और फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म पे जो है वो बात की। तो आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं फोर्थ नॉर्मल फॉर्म पे। और हमने पिछले लेक्चर्स में देखा कि बाइस्कोर नॉर्मल फॉर्म जो है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म और फोर्थ नॉर्मल फॉर्म के दरमियान में एक स्टेज है जिसे हम बाइस्कोर नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। थर्ड नॉर्मल फॉर्म के बाद जो है डायरेक्टली हम फोर्थ नॉर्मल फॉर्म पे नहीं आएंगे, बल्कि दरमियान में जो बाइस्कोर नॉर्मल फॉर्म है उसे हम अचीव करेंगे, उस फॉर्म को अचीव करेंगे, यानी कि अपने रिलेशन को बाइस्कोर नॉर्मल फॉर्म में लेके आएंगे और फिर उसके बाद हम फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में लेके आएंगे। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को। जिस तरह से हमने बात की थी फंक्शनल डिपेंडेंसी की, यानी कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म की अगर बात करें तो वहां पे हमारा जो है वो फंक्शनल डिपेंडेंसी के साथ हम देखते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। फंक्शनल डिपेंडेंस पूरी फंक्शनल डिपेंडेंट करते हैं अपने नॉन की एट्रीब्यूट्स को प्राइमरी की के ऊपर। इसी तरह से थर्ड नॉर्मल फॉर्म की जब हम बात करें तो वहां पे हम देखते हैं कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी जो है उसे खत्म किया जाता है, यानी कि नॉन की एट्रीब्यूट्स है उनकी एक दूसरे के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसे हम एलिमिनेट करते हैं। इसी तरह से बाइस्कोर नॉर्मल फॉर्म है और आज हम फोर्थ नॉर्मल फॉर्म को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट है। मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी क्या है कि भाई हमारा जो टेबल है वो ऑलरेडी बाइस्कोर नॉर्मल फॉर्म है, यानी कि हमने उसे नॉर्मलाइज ऑलरेडी किया हुआ है, लेकिन यहां पे एक सेल के अंदर मल्टी वैल्यूज आ रही हैं हमारे पास, जिसे हमने क्या करना है, जिसे हमने एलिमिनेट करना है, खत्म करना है। बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से हमारे पास फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में रिपीटिंग ग्रुप्स होते थे, उसी तरह से उसी तर्ज से यहाँ पे मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट है। अगर मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को हमने समझना है तो एक फॉर एग्जांपल एक बहुत छोटी सी एक बेसिक एग्जांपल से लेके चलते हैं कि भी एटलीस्ट हमारे पास फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में जो रिलेशन आ रहा है, क्योंकि जब हम पिछली नॉर्मल फॉर्म से होती हैं उसमें टेबल्स को डिवाइड करते हैं, सब्लिट करते रहते हैं और हमारे पास जो है वो बाइस्कोर नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है जो रिलेशन है हमारा। तो जब हम फोर्थ नॉर्मल फॉर्म की बात करते हैं तो वहां पे हमारे पास एक ऐसा टेबल आ सकता है जिसके एटलीस्ट 3 कॉलम्स हों, ऐसा टेबल जिसके एटलीस्ट 3 कॉलम्स हों और उनमें से 2 कॉलम्स जो हैं वो तीसरे कॉलम पे डिपेंड कर रहे हों। हमारे पास एटलीस्ट 3 कॉलम्स होने चाहिए जिनमें से 2 जो कॉलम्स हैं वो थर्ड वन जो कॉलम है उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हों, और जो 2 डिपेंड कर रहे हैं एक कॉलम के ऊपर वो आपस में उनकी एक दूसरे के साथ डिपेंडेंसी ना हो। मैं आपको यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे लिख के समझा देता हूँ एक छोटी सी एग्जांपल के साथ कि लेट्स अज्यूम हमारे पास 3 यहाँ पे कॉलम्स हैं किसी टेबल के अंदर। फॉर एग्जांपल एक रिलेशन आर है, उसमें 3 कॉलम्स हैं ए, बी और सी। ये 3 कॉलम्स हैं, मैंने जैसे पहले बताया कि एटलीस्ट हमारे पास 3 कॉलम्स होने चाहिए। अब यहाँ पे बी और सी जो है, ये बी और सी जो है ये मल्टी वैल्यूड कॉलम्स हैं और ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं, ये दोनों ए पे डिपेंड कर रहे हैं। बी और सी दोनों ए पे डिपेंड कर रहे हैं। इसके अलावा मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी की एक और कंडीशन भी है यहाँ पे कि ये बी और सी जो है ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करने चाहिए। ये बहुत आसान सी जो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म है इसकी कंडीशंस हैं कि भाई 3 कॉलम्स हैं और तीनों में से कोई 2 कॉलम्स जो हैं वो मल्टी वैल्यूड कॉलम है और वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, वो तीसरे कॉलम पे डिपेंड कर रहे हैं। और इसके अलावा ये दोनों जो कॉलम्स हैं जो तीसरे कॉलम पे डिपेंड कर रहे हैं वो आपस में एक दूसरे के ऊपर उनकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है। यही इसकी कंडीशंस है। अगर ये वाली सिचुएशन बनेगी तो आप समझ जाएं कि यहाँ पे मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी मौजूद है, जिसकी वजह से अनोमलीज आ सकती हैं, फॉर एग्जांपल अपडेशन या इंसर्शन अनोमलीज आ सकती हैं। तो चलिए आइए हम इसे थोड़ा सा थ्योरेटिकली स्टडी भी कर लेते हैं यहाँ से, और फिर इसके अलावा मैंने यहाँ पे जो टेबल लिखा हुआ है इसकी मदद से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर फोर्थ नॉर्मल फॉर्म की बात की जाए कि हमारा टेबल किस वक्त जो है वो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में आएगा, कि भाई आर रिलेशन इज इन फोर्थ नॉर्मल फॉर्म इफ इट इज इन द बाइस्कोर नॉर्मल फॉर्म। तो डेफिनेटली फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए हमें उसे पहले किसमें लाना पड़ेगा, हमें उससे पहले बाइस्कोर नॉर्मल फॉर्म में, यानी कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड, थर्ड, फिर बाइस्कोर और फिर हमारी फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में हमारा टेबल आएगा। ऐसा तो नहीं है कि भाई डायरेक्टली हम हमारा रिपीटिंग ग्रुप्स वाला टेबल है और हम उसे डायरेक्ट कहां पे ले आए, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में। ऐसा नहीं होता। किसी भी नॉर्मल फॉर्म में आने के लिए उससे पिछली नॉर्मल फॉर्म में हमें आना पड़ता है। तो यहाँ पे एंड इट हैज नो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, तो यहाँ पे फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में अगर आ चुका है तो वहां पे मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी का हमने पहले भी जिक्र किया, एक दफा दोबारा से स्टडी कर लेते हैं कि मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी क्या है। दिस डिपेंडेंसी एग्जिस्ट when there are at least 3 attributes। हमारे पास at least 3 attributes कह लें या 3 fields कह लें या 3 columns कह लें, जिस तरह से मैंने यहाँ पे A, B और C की आपको एग्जांपल दी है, in a relation and 2 of them are multi-valued and their values depend on the third attribute। तो यही बात मैंने की थी कि भाई यहाँ पे B और C ये दोनों क्या हैं, ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है और ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं, ये दोनों जो हैं ये A पे डिपेंड कर रहे हैं। इसके हम एग्जांपल से भी समझ लेते हैं यहाँ से।
अच्छा, फॉर एग्जाम्पल देयर एग्जिस्ट अ रिलेशन आर इन विच ए बी एंड सी आर एट्रीब्यूट्स, द एट्रीब्यूट बी एंड सी हैज देयर डिपेंडेंसी ऑन एट्रीब्यूट ए। फॉर एग्जाम्पल हम इसे ए कह लेते हैं, इसे बी कह लेते हैं और इसे सी कह लेते हैं। अच्छा, इसके बाद है इफ एंड ओनली इफ। तो ये यहाँ पे कंडीशन एक और भी है। एक तो हमने कंडीशन ये चेक की ना फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में कि भाई एटलीस्ट हमारे पास 3 कॉलम्स होंगे जिनमें से कोई 2 कॉलम जो है वो तीसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे होंगे, ये एक बात होगी। इसके आगे क्या है, इफ एंड ओनली इफ द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ बी एंड सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ सी एसोसिएटेड विद अ गिवन वैल्यू ऑफ ए, यानी कि सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए एंड सेट ऑफ वैल्यूज सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ बी एंड सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ सी, ये किसे एसोसिएट कर रहे हैं, किसी एक वैल्यू जो ए की है जिसके ऊपर ये दोनों डिपेंड कर रहे हैं। अच्छा, बट द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ बी एंड सी आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। जिस तरह से मैंने पहले बताया कि ये बी और सी जो है ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे, बल्कि ये इंडिपेंडेंट है, दोनों बी भी इंडिपेंडेंट है और सी भी इंडिपेंडेंट है। इंडिकेटेड विद डबल एरो, यानी कि इसे कैसे शो किया जाता है, इसे डबल एरो के साथ शो किया जाता है। यानी कि बी जो है ये डिपेंड कर रहा है किस पे, ए पे डिपेंड कर रहा है, और सी भी किस पे डिपेंड कर रहा है, ए पे डिपेंड कर रहा है। और बी और सी जो है ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड हरगिज नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे। इसके बाद हम इस टेबल से समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए हमारे पास एक टेबल है, एक रिलेशन है, उसमें क्या है, उसमें 3 कॉलम्स हैं। एक सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट का कॉलम है, उसके बाद हमारे पास इंस्ट्रक्टर है, उसके बाद टेक्स्ट बुक है। अब ये जो टेबल है, फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम कि ये 22 कोड नॉर्मल फॉर्म में है हमारे पास। अब यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे मल्टी वैल्यूज हैं। किस तरह से मल्टी वैल्यू है, ये देखें यहाँ पे फर्स्ट रो के अंदर हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है, जावा। अब सेकंड जो हमारे पास कॉलम है वहां पे हमारे पास मल्टी वैल्यूज है, यानी कि इसके अगेंस्ट, इस सब्जेक्ट के अगेंस्ट हमारे पास 2 वैल्यूज है एक ही सेल के अंदर, जीशान और साजिद। क्या है, ये दोनों इंस्ट्रक्टर हैं। ये किसे पढ़ा रहे हैं, ये जो ए है इसे पढ़ा रहे हैं, सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं। अब इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारे पास सेल है वहां पे भी 2 यानी कि मल्टी वैल्यूज हैं। हमारे पास होनी क्या चाहिए थी, सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे मल्टी वैल्यूज हैं। यानी कि प्रोग्रामिंग विद जावा, ये एक बुक का नाम है, प्रोग्रामिंग विद जावा डिटेल एंड डिटेल वाली बुक है। इसके अलावा जावा कंप्लीट रेफरेंस, ये जो है सेकंड बुक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो रो है वो है, वहां पे सब्जेक्ट कौन सा, सी प्लस प्लस। और यहाँ पे भी, इस जगह पे भी हमारे पास जो है वो 2 वैल्यूज हैं, एक इरफान है और दूसरा खालिद है। यहाँ पे भी यानी कि मल्टी वैल्यूज है। और इसके बाद जो थर्ड हमारे पास कॉलम है टेक्स्ट बुक वाला, यहाँ पे 3 वैल्यूज हैं। जावा के सामने टेक्स्ट बुक में 2 वैल्यूज थी यानी कि मल्टी वैल्यूज थी, और सी प्लस प्लस में हमारे पास यहाँ पे 3 वैल्यूज हैं, यानी कि यहाँ पे भी मल्टी वैल्यूज है। तो ये बिल्कुल टेबल हमारी उस कंडीशन पे पूरा उतर रहा है। किस तरह से भला कि भाई 2 हमारे पास कॉलम्स होंगे, बी और सी दोनों में मल्टी वैल्यूज होंगी, यहाँ पे भी मल्टी वैल्यूज है, यहाँ पे भी मल्टी वैल्यूज है, लेकिन यहाँ पे सिंगल वैल्यू है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि भाई बी भी ए पे डिपेंड कर रहा है और सी भी ए पे डिपेंड कर रहा है। ये बी और सी दोनों ए पे डिपेंड कर रहे हैं, और बी और सी ये आपस में एक दूसरे पे डिपेंड बिल्कुल नहीं कर रहे। और यहाँ पे सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये है, यहाँ पे मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट एक दफा टेबल का अच्छी तरह से समझा देता हूँ। आप ये ना समझें कि ये शायद पहली नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रिपीटिंग ग्रुप्स हैं। तो यहाँ पे ये रिपीटिंग ग्रुप्स वाला जो है सिचुएशन नहीं बन रही, क्योंकि यहाँ पे सिंपली कॉन्सेप्ट इस टेबल का ये है कि भाई ये जावा जो सब्जेक्ट है इसे कोई भी दोनों में से जो है वो टीच कर सकता है, जीशान भी टीच कर सकता है और साजिद भी टीच कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट जावा और जीशान और ये वाली बुक, ये पहली वाली बुक भी यूज कर सकता है, और जावा जीशान और ये दूसरे वाली बुक भी यूज कर सकता है। इसी तरह से अब अगर जावा को साजिद पढ़ा रहा है, इस एंगल यहां से देख लें कि जावा को साजिद पढ़ा रहा है तो ये वाली बुक भी इस्तेमाल हो सकती है, और जावा को अगर साजिद पढ़ा सकता है तो ये वाली बुक भी इस्तेमाल हो सकती है। इसी तरह से यहाँ पे सी प्लस प्लस की बात है कि यहाँ पे अगर सी प्लस प्लस को इरफान पढ़ा रहा है तो ये वाली बुक भी इस्तेमाल कर सकता है, फिर जावा से इरफान ये वाली बुक भी इस्तेमाल कर सकता है, जावा को सी प्लस प्लस को इरफान जो है ये वाली बुक भी, यानी कि तीनों बुक्स को पढ़ा सकता है। इसी तरह से सी प्लस प्लस को अगर खालिद पढ़ा रहा है पहली बुक इस्तेमाल कर सकता है, खालिद पढ़ा रहा है दूसरी बुक इस्तेमाल कर सकता है, और अगर खालिद ही पढ़ा रहा है तो वो तीसरी बुक भी इस्तेमाल कर सकता है। तो इस तरह से ये सिनेरियो बनेगा, और जब हम इसे लेके जाएंगे नेक्स्ट टेबल में तो आपको ये बात क्लियर होगी कि भाई यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, ये देखें जावा और इसे कौन पढ़ा रहा है, जीशान पढ़ा रहा है, और ये पहली वाली बुक इस्तेमाल कर रहा है, ये वाली जो बात की है। इसी तरह से जावा को अगर जीशान पढ़ा रहा है तो जावा कंप्लीट रेफरेंस सेकंड बुक भी देखें, जावा जीशान पढ़ा रहा है, यही वही वाली बुक इस्तेमाल कर सकता है, और सॉरी सेकंड बुक इस्तेमाल कर सकता है। इसी तरह से जावा को अगर साजिद पढ़ा रहा है तो ये पहले वाली बुक इस्तेमाल करेगा, और जावा को अगर साजिद पढ़ा रहा है तो ये दूसरे वाली बुक इस्तेमाल करेगा। तो ये सिनेरियो है यहाँ पे कि भाई ये इस एंगल से इस तरह से हम देखेंगे कि जावा जीशान और पहले वाली बुक, जावा जीशान और दूसरे वाली बुक। इसी तरह से जावा साजिद पहले वाली बुक और जावा साजिद और दूसरे वाली बुक। इसी तरह से यहाँ पे सी प्लस प्लस इरफान और पहले वाली बुक,
सी प्लस प्लस इरफान ने पढ़ाई है और सेकंड बुक को इस्तेमाल किया है, सी प्लस प्लस इरफान ने बनाई है और थर्ड बुक को इस्तेमाल किया। इस तरह से ये सारे का सारा सिनेरियो बनेगा और हमने इसे यहाँ पे इसी अंदाज से लिख लिया है कि जावा को अगर जीशान पढ़ा रहा है पहले वाली बुक इस्तेमाल कर रहा है, जावा को जीशान पढ़ा रहा है तो दूसरे वाली बुक इस्तेमाल कर रहा है, जावा को अगर साजिद पढ़ा रहा है पहले वाली बुक इस्तेमाल कर रहा है, जावा को साजिद पढ़ा रहा है तो दूसरे वाली बुक इस्तेमाल कर रहा है। और इसी तरह से यहाँ पे सी प्लस प्लस वाले सिनेरियो में भी सेम ही कंडीशन है। इसके बाद हम देखते हैं डिपेंडेंसी के ऊपर कि डिपेंडेंसी किस तरह से है। ये देखिए इंस्ट्रक्टर जो है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इंस्ट्रक्टर की डिपेंडेंसी किस पे है, सब्जेक्ट के, क्योंकि एक सब्जेक्ट जो है, अब यहाँ पे इंस्ट्रक्टर जो है जीशान है, ये किस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है, ये जावा को पढ़ा रहा है, या फिर साजिद जो है किसे पढ़ा रहा है, जावा को पढ़ा रहा है। तो यानी कि इंस्ट्रक्टर जो है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये सब्जेक्ट पे डिपेंड कर रहा है। अगर हम टेक्स्ट बुक की बात करें तो प्रोग्रामिंग विद जावा डिटेल डिटेल किस चीज की किताब है, डेफिनेटली जावा की किताब है, सब्जेक्ट की किताब है। इसी तरह से ये वाली बुक जो है जावा कंप्लीट रेफरेंस, ये भी जो जावा की बुक है, तो ये वाला भी इस पे डिपेंड कर रहा है और ये वाला भी इस पे डिपेंड कर रहा है। जबकि एक इंस्ट्रक्टर जो है वो किसी भी बुक को पढ़ा सकता है, या एक बुक जो है उसे कोई भी इंस्ट्रक्टर जो है वो यहाँ पे पढ़ा सकता है। तो इनकी आपस में जो एक दूसरे के साथ डिपेंडेंसी वो मौजूद नहीं है, जबकि ये दोनों एक दूसरे, ये दोनों जो है कॉलम जो है ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं, ये सब्जेक्ट वाले कॉलम पे डिपेंड कर रहे हैं। एक दफा दोबारा मैं आपको इस चीज को रिपीट करता हूँ, डिपेंडेंसी का मैं आपको बताता हूँ। डिपेंडेंसी किस तरह से है कि भाई ये देखें जीशान जो है ये किस चीज का, फॉर एग्जांपल इंस्ट्रक्टर जीशान है, ये किसका जो है, ये किस सब्जेक्ट का टीचर है, जावा का टीचर है। यहाँ पे सिंगल वैल्यू है, यहाँ पे दोनों पे मल्टी वैल्यूज होंगी, दो कॉलम्स में, इसमें भी और इसमें भी, लेकिन यहाँ पे सिंगल वैल्यू होगी। और ये जीशान किसका है, सब्जेक्ट किसका, इसका क्या है, जावा है, तो डेफिनेटली ये जावा पे सब्जेक्ट पे डिपेंड कर रहा है। इसी तरह से बुक भी किस पे डिपेंड कर रही है, सब्जेक्ट पे डिपेंड कर रही है। अब बुक जो है वो टीचर पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन बुक सब्जेक्ट पे जरूर डिपेंड करती है किस चीज की ये किताब है। इसी तरह से इंस्ट्रक्टर जो है ये किस चीज का इंस्ट्रक्टर है। तो यहाँ पे ये दोनों कॉलम्स जो है फर्स्ट वाले कॉलम पे डिपेंड कर रहे हैं, जबकि ये आपस में एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे। इसके बाद मैंने इसे इस अंदाज से लिख लिया था, यानी कि कंप्लीट इसका जो है वो सेपरेट जो है वो रोज बना ली है कि जावा जो है इस तरह से ये इस कॉम्बिनेशन से भी पढ़ाया जा सकता है और सी प्लस प्लस कॉम्बिनेशन से पढ़ाया जा सकता है। तो अब यहाँ पे अगर हम प्राइमरी की बात करें तो कोई भी एक जो है हमारे पास होगा, क्योंकि अब जब हम इसे ड्रॉ करेंगे प्रॉपरली कि यहाँ पे जावा है, इस वाले रो में ये वाले जो है वो आ गई, वैल्यूज आ गई। नेक्स्ट हमने रोज जनरेट्स कर लिए, जो भी रोज इसके अंदर आ रही हैं, यहाँ पे भी आ जाएगा जावा, यहाँ पे भी जावा आएगा और यहाँ पे भी जो है वो जावा आ जाएगा। इसके बाद सी प्लस प्लस जो है इरफान पढ़ा रहा है पहली बुक के साथ, इसी तरह से खालिद पढ़ा रहा है ये भी पहली बुक के साथ, फिर इरफान पढ़ा रहा है सेकंड बुक के साथ, फिर जो है वो खालिद पढ़ा रहा है सेकंड बुक को, इसके बाद जो है इरफान जो है वो थर्ड बुक को पढ़ा रहा है और इसी तरह से खालिद जो है वो थर्ड बुक को पढ़ा रहा है। यहाँ पे ये रेपिटेशन हो जाएगी, सी प्लस प्लस यहाँ पे भी आ जाएगा। इन तमाम जो हमारे पास जो सेल्स हैं यहाँ पे, इन तमाम में सी प्लस प्लस जो है ये रिपीट होगा, रिपीटिंग बुक्स हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें प्राइमरी की तो डेफिनेटली कोई एक जो है वो कॉलम प्राइमरी की बनने की साइज रखता है, तो डेफिनेटली 3 के 3 जो है यहाँ पे हमारे पास क्या बनेंगे, प्राइमरी की कॉलम्स बनेंगे। तीनों ही जो है वो की कॉलम्स होंगे, कोई भी ऐसा कॉलम नहीं होगा जो कि नॉन की एट्रीब्यूट हो, कोई भी नॉन की एट्रीब्यूट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो यहाँ पे अब हमारे पास जो अनोमली आएगी वो कौन सी, वो इंजर्शन अनोमली होगी डेफिनेटली। क्या क्यों होगी भला इंजर्शन अनोमली? इंजर्शन अनोमली इसलिए होगी कि यहाँ पे ये देखें सी प्लस प्लस जो है, यहाँ पे सी प्लस प्लस है और एक इंस्ट्रक्टर जो है उसका रिकॉर्ड कितनी दफा आ रहा है, उसका रिकॉर्ड 3 दफा आ रहा है। एक सब्जेक्ट, एक उसका इंस्ट्रक्टर, और वो 3 दफा रिकॉर्ड वहां पे आएगा। किस तरह से भला? यहाँ पे ये देखें, इरफान सी प्लस प्लस इरफान एक दफा रिकॉर्ड आ गया, सी प्लस प्लस इरफान सेकंड टाइम रिकॉर्ड आ गया, सी प्लस प्लस इरफान ये थर्ड टाइम हमारे पास रिकॉर्ड आ गया। इसलिए अगर हम यहाँ पे एक नए इंस्ट्रक्टर को ऐड करना चाहते हैं तो हमें एक जो है वो रो नहीं डालनी पड़ेगी, हमें 3 रोज जो है वो साइमल्टेनियसली इसके अंदर ऐड करनी पड़ेंगी। तो ये हमारे पास कौन सी अनोमली आ गई है? इंजर्शन अनोमली आ गई। अब इसका हल क्या है हमारे पास? इसका हल ये है कि हम इस टेबल को मजीद जो है वो डिवाइड करेंगे, मजीद जो है वो रिफाइन करेंगे, स्प्लिट करेंगे। किस तरह से भला? इस तरह से करेंगे कि क्योंकि हमारे पास इंस्ट्रक्टर भी जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, सब्जेक्ट पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि एक सब्जेक्ट को जो है वो मैनी इंस्ट्रक्टर जो है वो टीच कर सकते हैं। इसी तरह से टेक्स्ट बुक जो है वो भी सब्जेक्ट पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि एक सब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट टेक्स्ट बुक से पढ़ाई जा सकती हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन्हें स्प्लिट इस तरह से करेंगे कि एक हम टेबल बना देंगे, ये वाला, ये फर्स्ट टेबल हो जाएगा हमारे पास, जिसमें हमारे पास 2 कॉलम्स होंगे, सब्जेक्ट और इंस्ट्रक्टर। तो एक ये वाला हमारे पास कॉलम बन जाए, जो है वो टेबल बन जाएगा। इसी तरह से जो सेकंड टेबल बनेगा वो बनेगा सब्जेक्ट के साथ और टेक्स्ट बुक के साथ, यानी कि उसके हम बीच में से ये वाला जो कॉलम है ये स्किप कर देंगे, ये वाला कॉलम, और सब्जेक्ट और टेक्स्ट बुक का दूसरा जो हमारे पास टेबल बन जाएगा। तो 2 टेबल्स हमारे पास आएंगे।
तो हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो भी रिपीट नहीं होंगे इतने दफा, हमारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो भी कमी आएगी। किस तरह से कमी आएगी कि भाई यहाँ पे जावा जो है इसके साथ जीशान एक दफा आ जाएगा, जावा के साथ एक दफा साजिद आ जाएगा। इसी तरह से सी प्लस प्लस के साथ एक दफा इरफान आ जाएगा, एक दफा खालिद आ जाएगा। तो 4 रिकॉर्ड्स आएंगे हमारे फर्स्ट जो हमारे पास टेबल है उसके अंदर आएंगे। तो ये मैं आपको यहाँ पे बना के भी दिखा देता हूँ। ये देखें, फर्स्ट जो हमारे पास टेबल बनेगा उसमें हमारे पास क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा और साथ में क्या आएगा, इंस्ट्रक्टर। तो ये वाले टेबल में हमारे पास जो है वो कितने रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे रिकॉर्ड बीच में से। एक जावा जो है, फर्स्ट जावा को कौन पढ़ा रहा है, जीशान पढ़ा रहा है। तो जीशान के साथ सेकंड जावा को कौन पढ़ा रहा है, सेकंड हमारे पास जो है वो साजिद पढ़ा रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास जो सी प्लस प्लस है उसे कौन पढ़ा रहा है, उसे खालिद पढ़ा रहा है। तो खालिद के साथ जो सेकंड जो बंदा पढ़ा रहा है सी प्लस प्लस को, वो कौन पढ़ा रहा है, वो इरफान पढ़ा रहा है। तो इस तरह से सिर्फ हमारे पास कितने कॉलम्स कितने रोज बनेंगी, सिर्फ 4 रोज हमारे पास आएंगी। बाकी जो रोज है बीच में से एलिमिनेट हो जाएंगे। देखिए डाटा जो है वो भी रिड्यूस हुआ है अगर जब हम इसे सबलेट किया है। इसके साथ साथ अगर हम टेक्स्ट बुक की बात करें, जो सेकंड हमारे पास जो बनेगा टेबल बनेगा वो किस किस का बनेगा, वो सब्जेक्ट का बनेगा और साथ किसका बनेगा, टेक्स्ट बुक का बनेगा, सब्जेक्ट और टेक्स्ट बुक। तो यहाँ पे सेकंड हमारे पास क्या आ जाएगा, टेक्स्ट बुक का कॉलम आ जाएगा। जावा जो है उसकी फर्स्ट बुक हमारे पास कौन सी है, प्रोग्रामिंग विद जावा डिटेल एंड डिटेल वाली। अच्छा, इसके बाद जावा की सेकंड कौन सी है, कंप्लीट रेफरेंस वाली। इसके बाद सी प्लस प्लस में हमारे पास जो फर्स्ट बुक है वो कौन सी है, सी प्लस प्लस विद द डिटेल। और सेकंड बुक हमारे पास कौन सी है, प्रोग्रामिंग विद सी प्लस प्लस। और थर्ड जो हमारे पास बुक जो पढ़ाई जा रही है वो कौन सी है, लेटस सी प्लस प्लस। तो ये वाले हमारे पास सिर्फ 5 यहाँ पे हमारे पास जो है वो रोज आएंगी, जबकि यहाँ पे बाकी जो रोज हैं वो रिड्यूस हो जाएंगी। तो इस तरह से हमारा साइज जो है, डाटा का साइज है वो भी रिड्यूस होगा जब हम इसे फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में लेके आएंगे। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपने फोर्थ नॉर्मल फॉर्म को अच्छी तरह से समझ लिया होगा, अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म पे बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।